अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नूर, तालूत ने चंद मिनट के बाद उसे मुखातब किया। जी भैया, मेरा ख्याल है अब तुम्हारे जहन में हमारी तवज्जो नहीं खटक रही होगी, इसलिए हम इससे आगे की गुफ्तगू शुरू करें। जी भैया, नूरी ने उसी मासूमियत से कहा। ये तय हो चुका कि अब तुम सिर्फ नन्हे से सफदर की बहन नहीं हो बल्कि एक छोटे और दो बड़े भाइयों की बहन हो, और जब बड़े भाई मौजूद होते हैं तो बहनों पर कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती। इसलिए आज से तुम घर से बाहर की जिम्मेदारियों से आज़ाद हो। भैया, नूरी ने बड़ी जज्बाती अंदाज में कहा और उसकी गर्दन कुछ और झुक गई। हम जो कुछ करेंगे हमारा फर्ज होगा, इसमें तुम्हें मदाखलत की इजाज़त नहीं होगी। बस आज तुमसे यही गुफ्तगू करनी थी। घर क्या कहकर आई हो? अब्बा मियाँ को बता कर आई हूँ कि आप लोगों के पास जा रही हूँ। पूछा होगा क्यों? हाँ, आप लोगों के चले आने के बाद गुफ्तगू हुई थी। अब्दुल भाई ने बता दिया था कि रुई वाला ने मुझे बाबू खान की वजह से नौकरी से निकाल दिया है। अब्बा मियाँ ने उसकी वजह पूछी तो मैंने बता दी। अब्बा मियाँ एक ठांस लेकर खामोश हो गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो रात भर नहीं सो सके, शायद रोए भी थे। लेकिन सुबह को उन्होंने मुझे दिलासे दिए। हाँ, जब मैंने उनसे आपके पास आने के लिए कहा तो उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। मैंने उनसे बहस की और कहा कि बहरहाल मुझे मुलाजमत की ज़रूरत है। मुमकिन है इन बड़े आदमियों ने मुझे किसी मुलाजमत के लिए मुंतखब किया हो। अब्बा मियाँ मुखालफत करते रहे और फिर खामोश हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर मेरी इज्जत को खतरा दरपेश हो तो जान दे दूं, लेकिन इज्जत ना जाने दूं। ये दुनिया बेमतलब किसी को कुछ नहीं देती। आज भैया सफदर भी स्कूल नहीं गया। वो मासूम कह रहा था कि अब वो नहीं पढ़ेगा और कोई चीज़ फरोख्त करके घर का खर्च चलाएगा। उसने भी मासूमियत से कहा था कि बाजी, जब अब्बा रो रहे हैं तो तुम नौकरी की तलाश में क्यों जा रही हो? नूरी की आवाज़ भर्राई हुई थी, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। हाँ नूर, वो एक गैरतमंद बाप हैं। हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं, लेकिन उनका अज़तराब बजा है। अब्बा जान कह रहे थे कि जब बाबू खान, जिसको उन्होंने अपनी इज्जत का मुहाफ़िज़ समझा था, जिसे उन्होंने बड़े बड़े वास्ते दिए थे, इतना गंदा निकल सकता है, अब तो सफदर पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। नूरी ने रोते हुए बताया। बेशक नूरी, उनके एहसासात दुरुस्त हैं। उन्होंने कहा था कि गरीब को इज्जत का ज़्यादा एहसास होता है। वो बहन बेटियों की ज़िंदगी की नज़ाकत जानता है। गरीब किसी हद तक भरोसे के काबिल होता है। जब उससे ही भरोसा उठ जाए तो फिर दौलतमंदों का क्या ठिकाना। वो तो कुछ भी कर लें, उनकी इज्जत महफूज होती है। बस करो नूर, बस करो, इससे ज़्यादा सुनने की ताब नहीं है। जाओ नूर बहन, अपने मोहतरम बाप को समझाओ। उनसे कहो, दौलत इंसानियत की कसौटी नहीं, इंसान हर हाल में इंसान है, बशर्ते कि वो इंसानियत का एहसास रखता हो। बस अब तुम जाओ नूरी बहन, शाम को हम घर आएंगे और हाँ, रात का खाना साथ ही खाएंगे। देखना ये है कि तुम हमारे लिए क्या पकाती हो। मैं इंतज़ार करूंगी भैया, नूरी उठते हुए बोली। घर के खर्च के लिए कुछ पैसे रख लो नूरी, उसके बाद तुम्हें ये जहमत नहीं उठाना पड़ेगी। हम खुद घर का निज़ाम संभालेंगे। लो ये रख लो। मैंने 100 के 2 नोट नूरी के पर्स में रख दिए। पैसे तो मेरे पास थे भैया, नूरी ने कहा। रख लो, किसी भी मामले में मदाखलत मत करो। बहुत अच्छा भैया, नूरी ने कहा, और फिर वो हम दोनों को सलाम करके बाहर निकल आई। उसके जाने के बाद तालूत काफ़ी देर तक गुमसुम बैठा रहा। क्या सोच रहे हो तालूत? यार, बाद औकात तो तुम्हारी दुनिया से भाग जाने को दिल चाहता है, बड़ी भयानक जगह है।
इंसान को यहाँ कैसे कैसे रूप दे दिए गए हैं, कैसी कैसी मजबूरियाँ उसके कंधों पर डाल दी गई हैं। मैंने इस मजलूम लड़की के साथ ज्यादती की, उसका मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा। मैंने तुम्हारे जज्बात को भी ठेस पहुंचाई है आरफ, मैं उसके लिए भी शर्मिंदा हूँ। नहीं तालूत, अभी तुम मेरी दुनिया के बहुत से पहलुओं से अजनबी हो। मैंने भी तुम्हारे साथ गुस्ताखी की है, जिसके लिए मैं तुमसे मुआफ़ी चाहता हूँ। अरे नहीं मेरे दोस्त, मेरी तरफ से खुली इजाज़त है, मेरी किसी गलती पर तुम मुझे सरदंश कर सकते हो। तालूत ने मोहब्बत से मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारी फितरत से बखूबी वाकिफ हो गया हूँ तालूत। जो कुछ तुम कह चुके हो उसके बाद बार बार तुमसे कहलवाना हमाकत ही है। बहरहाल अभी बहुत से ऐसे दौर आएंगे जब हमें अजीबोगरीब हालात का सामना करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ और मेरी दरख्वास्त है कि मेरी गलती पर मुझसे बददिल मत हो जाना, बल्कि आप मेरी असलाह कर देना। मेरी तो अब पूरी जिंदगी तुमसे वाबस्ता है तालूत, मैं तुमसे किसी तरह बददिल हो सकता हूँ। बहरहाल किसी ज़रूरतमंद की मदद के लिए कुछ गलत लम्हात भी आ जाएं तो हम खुश असलूबी से उन्हें टाल देंगे। यकीनन इससे जो रूहानी खुशी नसीब होती है उसकी कोई कीमत नहीं। रोशीला के बारे में क्या ख्याल है? वो तमाम मदारिज से गुजरी हुई औरत है। हम सिर्फ उन लोगों से मुतासर होते हैं जिनके ज़मीर में थोड़ी बहुत भी ज़िंदगी बाकी है। जिसके पहलू में ज़मीर नाम की कोई शय ही ना हो, उसकी असलाह नामुमकिन है। रोशीला के लिए इतना ही काफ़ी है, अब वो किसी हैसियत से हमें कबूल नहीं। आइंदा उससे कोई राब्ता नहीं रखा जाएगा। सेठ रुई वाले के बारे में क्या ख्याल है? उस गधे के लिए भी यही सज़ा काफ़ी है। वैसे उससे भी टकराव होता रहेगा। मेरे ख्याल में उसके हवास दुरुस्त करने के लिए 5 लाख की धमकी काफ़ी हुआ करेगी। हाँ आरफ, एक काम और करना है। क्या? जिन लोगों के जेवरात और कागजात हमारे पास हैं उन्हें वो वापस पहुंचाने हैं। उनके लिए क्या किया जाए? क्या एक एक के घर चलोगे? ये तो मुनासिब ना होगा। ऐसा करते हैं कि एक मुनासिब मजमून के खतूत टाइप कराते हैं जिनमें उन्हें इत्तला देंगे कि उनकी जान सेठ रुई वाला से छुड़ा दी गई है और वो इसके चक्कर से निकल चुके हैं। चुनाचा उनके रहन के कागजात और जेवरात वगैरह हाजिर हैं। अब वो खुद को रुई वाला से आज़ाद समझे। अगर वो किसी किस्म की धमकी दे तो उसे खातर में ना लाएं। उसके साथ ही जिसका जो सामान है उसका पैकेट बनाकर एहतियात से उन लोगों को पार्सल कर दें। बेहतरीन, बहुत उम्दा ख्याल है। तालूत ने मेरी राय पसंद की और इस बात का भी फैसला हो गया। दोपहर के खाने से फारग ही हुए थे कि अब्दुल भाई तशरीफ ले आए। उनके साथ चंद और लोग भी थे। अब्दुल भाई ने सलाम किया और फिर एक खुश लिबास नौजवान से तारुफ कराते हुए बोले, ये डीलक्स मोटर के सेल ऑफिसर जमूर रखा हैं राना साहब। मैंने इन्हें 1000 बयाना दे दिया है। मोटर और उसके कागजात ले आए हैं। बाकी माल मैंने बोला केस मिल जाएगा। ठीक है, कितनी रकम अदा करनी है? 1,10,000 जनाब, नौजवान ने जवाब दिया। ठीक है, आपको अभी कैश की अदायगी कर दी जाएगी। मेरा नाम जी बी चोपड़ा है सेठ। अब्दुल भाई मेरी कोठी खरीदने को बोला। मैंने अब्दुल भाई को कोठी दिखा दिया। ये पसंद किया तो आप भी पसंद कर लो जी, ताकि सौदा हो जाए। अब्दुल भाई, तालूत ने अब्दुल भाई को पुकारा। जी राना साहब, आपने कोठी देख ली? जी, पसंद आई आपको? एक क्लास कोठी है जी, समुंदर के पास, एकदम फर्स्ट क्लास व्यू है। मेरे को बहुत पसंद आया साहब, आपको भी जरूर पसंद आएगा। क्या कीमत मांगते हैं चोपड़ा साहब? 18 लाख जी, अभी नई बनाई है, वेल फर्निश्ड है जी, किसी चेन का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। आपको भी कैश अदायगी करनी होगी। जैसा हुक्म करो सेठ, चोपड़ा साहब न्याजमंदी से बोले। और आप? तालूत ने तीसरे आदमी की तरफ देखा। मेरे पास दिलनशी रोड पर एक खूबसूरत दफ्तर है जनाब। अब्दुल भाई ने उसके बारे में बातचीत की है। मैंने उसके लिए 1.5 लाख तलब किए हैं, आप देख लें। आपके शयाना शान जगह है, चारों तरफ फिल्म स्टूडियो बिखरे पड़े हैं। फर्नीचर? तालूत ने पूछा। मौजूद है जनाब, चंद कमरे आपको डेकोरेट करने होंगे। ठीक है, अब्दुल भाई को दफ्तर पसंद है तो ठीक ही होगा। ठहरिए, मैं आप लोगों को अदायगी किए देता हूँ, तालूत ने कहा और सब हैरत से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे।
इतनी बड़ी बड़ी रकमों की इस तरह अदायगी उनकी समझ में नहीं आई। लेकिन तालूत बाहर निकल आया और फिर चंद मिनट के बाद वो एक वजनी सूटकेस लटकाए अंदर आया जिसमें ऊपर तक नोटों की गुड़ियां चुनी हुई थी। उसने पहले दोनों छोटी अदायगियां की, उसके बाद चोपड़ा साहब को भी रकम अदा कर दी जिसे वसूल करते हुए उनके हाथ कांप रहे थे। बहरहाल उन्होंने किसी को फोन करके अपनी मदद के लिए बुलाया। ये उनका अकाउंटेंट था। कोठी की डिलीवरी अभी ले ली जाए अब्दुल भाई, बाकी कागजात वगैरह आप कल मुकम्मल करा लें, कल ही दफ्तर भी देख लिया जाएगा। जो हुक्म राणा साहब, अब्दुल भाई कांपते हुए बोले। उनकी शक्ल हैरत से बिगड़ी हुई थी। तालूत ने किसी चीज को देखे बगैर उसकी कीमत अदा कर दी, लेकिन किसी को क्या मालूम वो कौन था और उस कागजी दौलत की उसकी निगाहों में क्या वुक़्त है। बाकी लोग चले गए, अब सिर्फ अब्दुल भाई रह गए थे जिन्हें कोठी की डिलीवरी लेने जाना था। शुक्रिया अब्दुल भाई, अब आप भी जाएं और शाम तक हमें कोठी में मुंतकिल करने का बंदोबस्त करें। हाँ, आपको रकम की जरूरत होगी, कोठी मुकम्मल होनी चाहिए। अब्दुल भाई कुछ ना बोले और तालूत ने उन्हें भी कागज की कुछ गुड़ियां सरका दी। वो सलाम करके चले गए। तब मैंने मुस्कुराते हुए तालूत से कहा, जनाब नवाब अजीजुद्दीन साहब, जरा एहतियात से खर्च करें वरना इंसान चील कौवों की तरह टूट पड़ेंगे। यार, जरूरतमंदों का काम अगर उन कागजात से चल जाता है तो मेरा क्या नुकसान है। तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बेकार कागजात हुकूमत के खजाने पर बाढ़ डालते हैं, इनकी कीमत होना जरूरी है, वो भी पूरा कर लेंगे। तालूत ने लापरवाही से कहा, अब बताओ क्या प्रोग्राम है। बस काम मुकम्मल हो चुका, अब फिल्म कंपनी के बारे में क्या ख्याल है। खुलेगी और जरूर खुलेगी, मैंने उसका नाम भी तजवीज़ कर लिया है, यानी नूर आर्ट्स प्रोडक्शन। तालूत ने जवाब दिया, खुदा की पनाह, तुम तो अच्छे खासे बिजनेसमैन होते जा रहे हो, बस मोहतरम आरफ साहब की करम नवाजी है। तालूत हंसते हुए बोला और फिर उठते हुए कहने लगा, आओ जरा कार तो देख लें, अब्दुल भाई की पसंद कैसी है। होटल की पार्किंग में हमारी खूबसूरत कार खड़ी थी जिस पर अभी कोई नंबर प्लेट नहीं थी। बिलाशुबा ये एक हसीन कार थी। मैंने कार में बैठकर उसे स्टार्ट किया और फिर हमने काफ़ी दूर तक उसकी ट्राई ली और कार हमें काफ़ी पसंद आई। थोड़ी देर के बाद हम होटल वापस पहुंच गए। शाम को हस्बे प्रोग्राम हम अपनी नई कार में शाहपुर कॉलोनी पहुंचे। सफदर मियाँ दरवाजे पर हमारे मुंतजिर थे। हमें कार से उतरते देखकर वो बड़े हैरान हुए। बहरहाल उन्होंने अदब से सलाम किया, तशरीफ लाइए, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने बड़े ही बालगाना अंदाज में कहा और तालूत को हंसी आ गई। सफदर मियाँ ने अंदर दाखिल होकर इत्तला दी, बाजी मेहमान आ गए हैं और बड़ी खूबसूरत कार में आए हैं। नूरी के वालिद उठे और टटोलते हुए हम दोनों की तरफ बढ़े। आइए आइए नवाब साहब, तशरीफ लाइए। नूरनिसा, बेटी नूरनिसा, उन्होंने आवाज़ दी और नूरी सफ़ेद कपड़ों में मलबूस बावर्ची खाने से निकल आई। उसके चेहरे पर एक अनोखी दमक थी। चंद ही घंटों में वो कुछ से कुछ हो गई थी। नूर, अब्बा मियाँ मुझे नवाब साहब के नाम से पुकार रहे हैं। क्या आपने उन्हें मेरी हैसियत नहीं बताई? बता दी है भाईजान, लेकिन अब्बा मियाँ हर बात पर देन से यकीन करने के आदी हैं। बूढ़े का चेहरा संजीदा हो गया। फिर वो गंभीर आवाज में बोला, आंखों से अंधा हूँ बेटे, जमाने ने इतना तजर्बा दिया था कि शक्लें देखकर इंसान की कैफियत का अंदाजा लगा लिया करता था, लेकिन आंखों ने वो तजर्बा भी छीन लिया। अब खौफजदा रहता हूँ कि किसी की हैसियत के खिलाफ कोई बात मुंह से ना निकल जाए, ना जाने कैसी शक्ल होगी। इस गलीज मुंह से किसी को इसके मर्तबे के लिहाज से मुखातब ना करके नुकसान भी उठा सकता हूँ, ना जाने ऐसी हालत है भी या नहीं। आप हमारी बहन नूरी के वालिद हैं, इसलिए हमारे भी हुए। अगर दिल चाहे तो ये एजाज दे दें, वरना मजबूर ना कर सकेंगे। तालूत ने संजीदगी से कहा, एजाज तो तुमने इस कंपल्सरी में घिरे हुए घराने को दिया है बेटे। बुरा ना मानो तो ये कहूँ कि शायद खुदा ने मेरी कोई दुआ कबूल कर ली।
वरना तुम लोग हम बेकार लोगों पर इस कदर मेहरबान ना होते। जिस खुदा पर आपको इतना भरोसा है मोहतरम बुजुर्ग, हम उसी की ज़ात को दरमियान में रख कर कहते हैं कि नूर बहन हमें अपनी सगी बहन की तरह अजीज है। हमारे खलूस और मोहब्बत में कोई खोट नहीं। आप अपने खुदा से सवाल करें कि आपका दिल हमें क्या तस्लीम करे। अगर सुकून मिलता है तो ठीक है, हमारा सच साबित हो जाएगा, और अगर तरद्दुद बाकी रहे तो हमें आइंदा ना आने के लिए साफ साफ कह दे। हम आपको कभी तकलीफ नहीं देंगे, तालूत ने कहा। और बूढ़ा एकदम खामोश हो गया। उसकी बेनूर आंखें आसमान की तरफ उठी हुई थीं, और फिर उसने लरसती हुई आवाज में कहा, ए खुदा, मैंने तेरी जात पर भरोसा किया, ए खुदा। नूरी में सफदर और तालूत खामोश खड़े थे। अचानक बूढ़े के चेहरे पर शगुफ्तगी उभर आई। उसकी जात को दरमियान में रख कर ही कह रहा हूँ बेटे कि इस अंधे ने तुम दोनों पर एतबार कर लिया, और अब मेरे दिल में तुम्हारी तरफ से कोई शकूक व शुबहात नहीं आएंगे। अगर मैं शकूक व शुबहात में मुब्तला रहता तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, लेकिन वो तुम्हारे खलूस का जवाब ना होता। मुझ नाचीज के पास एतमाद के तोहफे के अलावा और कुछ नहीं है, उसे कबूल करो। तालूत ने गर्म जोशी से बूढ़े का हाथ दबाया, और फिर मुंडे पर हम दोनों बैठ गए और बड़े मियाँ चारपाई पर। आपने हमें अपना बेटा समझ लिया है अब्बा मियाँ? मैंने पूछा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। मेरे सीने पर से जिम्मेदारी के सिल हट गई। काश मैं तुम्हें ये सुकून दिखा सकता मेरे बच्चों, जो तुम्हारी वजह से मुझे मिला है। बूढ़े ने खुशी से लरसती हुई आवाज में कहा, खुदा तुम्हें खुश रखे। मेरी नूरो निसा अब बेसहारा लड़की नहीं है जिसकी इज्जत हर वक्त खतरे में हो। आपके बेटे आपसे फरमाइश करेंगे तो आप उसे रद्द तो नहीं करेंगे। अरे मियाँ पास क्या है मेरे बच्चों, जान ले लो, चूं कर जाऊं तो वहाब अली नाम नहीं। शुक्रिया अब्बा मियाँ। ए नूरी बेगम, अब आप खड़ी शक्ल क्या देख रही हैं, जरा गरम गरम सी चाय हो जाए, तालूत ने कहा। और नूरी ख्वाम ख्वा खिलखिलाकर हंस पड़ी। लाई भाईजान, उसने बड़े प्यार से कहा। भाईजान आपको करीम वाले बिस्कुट पसंद हैं, सफदर मियाँ बोले तो तालूत ने उसे गोद में बिठाते हुए कहा, बेहद। तब अगर इजाजत दें तो मैं बाजी से उनके लिए भी कह आऊं, मुमकिन है उन्हें याद ना रहे हों। ओ हाँ जरूर सफदर मियाँ, जरा जल्दी, कहीं वो चाय लेकर ना चल पड़े। तालूत उसे उतारते हुए बोला, और वहाब साहब मुस्कुराने लगे। चाय आ गई, उसके साथ ही करीम बिस्कुटों की एक प्लेट भी थी और 5 कप थे। नूरी खुद भी हमारे साथ चाय में शरीक हो गई। सफदर मियाँ मौके से खूब फायदा उठा रहे थे और करीम बिस्कुट उनके मैदे में उतरते जा रहे थे। बड़ा शरीर है, नूरी मुस्कुराकर बोली। रात के खाने के बाद हमने इजाजत चाही और फिर तालूत ने मुझे इशारा किया तो मैंने बड़े मियाँ को मुखातब करके कहा, अब्बा मियाँ कल हमें अपने नए मकान में शिफ्ट होना है। आप नूर बहन को हुक्म दें कि सामान वगैरह बांध लें। नया मकान? बूढ़े ने लरसते हुए कहा। हाँ, क्या आप पसंद करेंगे कि हम होटल में पड़े रहें और फिर नूरी बहन के हाथ के खाने खाने के बाद तो होटल के खानों से चिढ़ हो गई है। ये मकान बहुत छोटा है, वरना हम लोग भी यहीं घुस जाते। बूढ़ा कई मिनट तक खामोश रहा, फिर उसने एक गहरी सांस ली। हमारे ऊपर इतना करम करो बेटे जो हमारी हैसियत के मुताबिक हो। आप अपनी हैसियत खुद मुकर्रर ना करें तो बेहतर है अब्बा मियाँ, क्योंकि इससे खुद हमारी हैसियत मुतासर होती है, तालूत ने कहा। और फिर नूरी की तरफ रुख करके बोला, ये मकान कल छोड़ देना है नूरी, जरूरी तैयारियां तुम खुद कर लेना। उसने नूरी को इशारा किया और नूरी ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। फिर वो हमें बाहर तक छोड़ने आई और हम कार में बैठकर वापस चल पड़े। दूसरे दिन हम अपनी खूबसूरत कोठी में मुंतकिल हो गए। नूरी इस कोठी को देखकर सहरज़दा थी। दर हकीकत अब्दुल भाई ने बेहतरीन इंतखाब किया था। कोठी का जाए वकूफ बेहतरीन था। उसकी पुश्त पर समुंदर था और चारों तरफ खूबसूरत सब्जा और उनके दरमियान हसीन सड़कें फैली हुई थी। कोठी की दूसरी तैयारियां भी मुकम्मल हो गई थी। वैसे अब्दुल भाई नूरी और उसके घर वालों को देखकर हैरान थे, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई सवाल नहीं किया था। ताहम दोपहर के खाने पर वो पूछ ही बैठे, ए गोलड़ भाई, ये नूरी और उसका बाप और क्यों आता पड़ा? अरे तुम्हें नहीं मालूम अब्दुल भाई? ए क्या मालूम गोलड़ भाई?
पर ये नूरी लोग तो कोठी को ऐसा देखता पड़ा जैसे साला इसके बाप का घर हो। बाप का घर नहीं, लेकिन भाई का घर जरूर है अब्दुल भाई, इस बात को नोट कर लें और कोई ऐसी वैसी बात ना कह दें जिससे राणा साहब नाराज हो जाएं। भाई का घर, ये भाई साला किधर से निकल पड़ा? ओ अब्दुल भाई, राणा साहब को पता चल गया है कि नूरी उनकी खालाजाद बहन है। राणा साहब की खाला नाराज होकर अस्टेट से चली आई थी, उसके बाद उनका पता नहीं चल सका, जबकि अस्टेट के लोग उन्हें चारों तरफ तलाश करते रहे थे। अब राणा साहब को पता लगा कि नूरी के वालिद वहाब अली राणा साहब के खालू हैं और नूरी उनकी खालाजाद बहन। बेचारों के हालात खराब थे, इसलिए ऐसी जिंदगी गुजार रहे थे। खालाजाद बहन अब्दुल भाई का मुंह हैरत से खुला रह गया और उसके बाद तो वह बिल्कुल सख्ते में रह गए। तालूत फिल्मी दुनिया के हंगामों से पूरी दिलचस्पी ले रहा था। उसे इस दुनिया के हंगामे बहुत पसंद आए और उसने इरादा जाहिर किया कि यहाँ काफी वक्त गुजारेगा। बहरहाल हमारी जिंदगी तो हमेशा नत नए हंगामों से दो चार रहती थी। खुद मेरी जिंदगी का भी यही रास्ता था, चुनाचा मुझे क्या एतराज हो सकता था। फिल्मी कंपनी का दफ्तर कायम किया गया जो अपनी मिसाल आप था। बिलाशुबा पूरे शहर में किसी फिल्म कंपनी का इतना खूबसूरत दफ्तर नहीं था। दफ्तर की इमारत के बाहर इंतहाई हसीन नेवन साइन में नूर आर्ट्स प्रोडक्शन का बोर्ड जगमगा रहा था। खुद नूरी को अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। हाँ, सिर्फ उसे इतना मालूम था कि फिल्म कंपनी खोली जा रही है। नूरी अब खालस घरेलू औरतों की तरह रहती थी। उस पर बेजा जिम्मेदारियां या पाबंदियां नहीं लगाई गईं। कोठी के काम ही ऐसे थे जिनसे उसे फुर्सत नहीं मिलती थी। सफदर मियाँ को शहर के आला दर्जे के स्कूल में दाखिल करा दिया गया और तालूत ने वहाब साहब की आंखों का ऑपरेशन कराने का भी फैसला कर लिया। बहरहाल दफ्तर के इफ्तिताह का प्रोग्राम बनाया गया और पूरी फिल्म इंडस्ट्री को दावतनामे भिजवा दिए गए। उनमें रोशीला और सेठ रुईवाला भी शामिल थे। तालूत का ख्याल था कि ये दोनों इस इफ्तिताह में शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन इफ्तिताह के मौका पर रोशीला और रुईवाला को एक ही कार से उतरते देखकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। आरफ मेहमाने खसूसी उसने सरगोशी की। ये फिल्म इंडस्ट्री है मेरी जान, यहाँ की रिंजिशें देर पा नहीं होती। रुईवाला तुम्हारे थप्पड़ को भूल गए होंगे और रोशीला भी नए जाल लेकर आई होगी, होशियार रहना। अरे उसकी ऐसी तैसी, तालूत अकड़ कर बोला। अभी तक नूरी नहीं आई, पता नहीं अब्दुल भाई पहुंचा या नहीं। वो आ रही है, वो देखो, मैंने दूर से अपनी कार आते देखकर कहा। इतनी देर में रुईवाला और रोशीला उनके नजदीक पहुंच गए। रुईवाला मुस्कुराते हुए कार से उतरे थे। ए राणा साहब, खुदा कसम तुम तो कमाल किया बाबा, एकदम आफस बना डाला। मारे को मालूम भी नहीं हुआ। हमारी तरफ से मुबारकबाद कबूल करो, रुईवाला ने कहा। शुक्रिया सेठ रुईवाला, आखिर आपके 5 लाख रुपए और लाखों के जेवरात तो कहीं ना कहीं खर्च करना थे, तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बजाय कि रुईवाला शर्मिंदा होता, उसने एक जोरदार कहका लगाया। एक काय को मजाक करता पड़ा राणा साहब, मारे को बहुत शर्मिंदगी हुआ, मारे को माफ कर दो। माफ कर दिया सेठ रुईवाला, लेकिन मिस रोशीला ने भी आपको माफ कर दिया या रकम देनी पड़ी। ए वो किधर छोड़ता पड़ा यार, मारे को खलास कर दिया, पूरा 1 लाख लेकर जान छोड़ा। आप तो गुजरी दास्ताने ना दोहराइए राणा साहब, हम आपके मेहमान हैं, रोशीला ने फीकी सी मुस्कुराहट से कहा और फिर बोली। मेरी तरफ से दिल्ली मुबारकबाद कबूल फरमाइए, मगर ये नूर आर्ट प्रोडक्शन, ये नूर साहब कौन हैं? नूरी की कार करीब आ गई। एक खूबसूरत साड़ी में मलबूस वो बेहद हसीन नजर आ रही थी। दौलत और सुकून इंसान की शक्ल बदल देता है। उसकी मसाल मामूली सी है। उमरा के बच्चे अमूमन खूबसूरत होते हैं और गरीबों के बच्चे बदशक्ल। नूरी के करीबी जानने वाले भी उसकी शक्ल नहीं पहचान सकते थे। उसके साथ दफ्तर, वहाब साहब और अब्दुल भाई थे। सफदर भी एक गहरे नीले रंग के सूट में
बेहद खूबसूरत स्मार्ट नजर आ रहा था। वहाब अली आला कपड़े की शेरवानी में बलबूस थे और आंखें ना होने के बावजूद बहुत खुश नजर आ रहे थे। आपने बताया नहीं राणा साहब, ये नूर साहब कौन हैं? रोशीला ने फिर इसरार किया। सॉरी मिस रोशीला, नूर आर्ट प्रोडक्शन के मालकान तशरीफ ले आए हैं, आओ हम उनका इस्तकबाल करें, तुम्हें उनसे मिलकर यकीनन खुशी होगी। तालूत की बजाय मैंने कहा और रशीला गर्दन घुमाकर देखने लगी। मैं और तालूत आगे बढ़ गए थे। हेलो नूर, तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने करीब खड़े हुए एक मुलाजम के हाथों से फूलों का खूबसूरत हार लेकर नूरी की गर्दन में डाल दिया। दूसरे हार उसने और मैंने वहाब अली साहब और सफदर के गले में डाले थे। नूरी दफ्तर के दरवाजे पर जगमगाते नेमन साइन को देख रही थी और सरासीमा हो गई थी। आइए खातून नूरन निसा, हमारी तरफ से इस आलीशान प्रोडक्शन कायम करने की मुबारकबाद कबूल फरमाइए, तालूत ने कदरे झुक कर कहा और नूरी थूक निकल कर रह गई। बहुत से लोगों के चेहरे हैरत का आईना बन गए। रोशीला को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। सेठ रुई वाले का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। नूरी को दूसरी फिल्म कंपनियों वाले भी एक एक्स्ट्रा गर्ल की हैसियत से जानते थे। बाबू खान टाइप के लोग बिन बुलाए ही पहुंच गए थे। गर्द नूरी की आमद और उसकी मौजूदा हैसियत ने बड़ा दिलचस्प माहौल पैदा कर दिया था। मेहमानाने ग्रामी, तालूत ने लोगों को मुखातब करके कहा, खातून नूरन निसा, नूर आर्ट्स प्रोडक्शन की मालक, मुख्तर वहाब अली नूरन निसा के वालिद और नन्हे सफदर अली, हम सब खातून नूरन निसा को दिल्ली मुबारकबाद पेश करते हैं। तालूत ने तालियां बजाई और तमाम अहमक तालियां बजाने लगे, लेकिन उनके चेहरे हाथों से हम आहंग नहीं थे। इस दफ्तर का इख्तिताम मुहतरम वहाब अली अपने मुबारक हाथों से करोगे, तालूत ने दूसरा ऐलान किया और तालियां फिर गूंजने लगी। वहाब अली सरासीमा अंदाज में अपनी छड़ी को इधर उधर घुमाने लगे थे। तब तालूत उनके करीब पहुंच गया। उसने वहाब अली का एक हाथ पकड़कर अपने कंधे पर रख लिया और वहाब अली ने उसका शाना दबोच लिया। अब्बा मियाँ, आपका बेटा अजीजुद्दीन है, घबराइए नहीं, तालूत ने आहिस्ता से कहा और वहाब अली के दांत भींच गए। उन्होंने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं कहा। अलबत्ता सफदर ने नूरी का हाथ पकड़कर कहा था, वंडरफुल बाजी, आप तो बहुत बड़ी औरत बन गई, क्या ख्याल है? लेकिन नूरी अभी तक सहरज़दा थी। मैंने नूरी की आंखों में देखा और देखता रह गया। तब नूरी संभल गई। आइए, मैंने कहा और तालूत वहाब अली को लेकर आगे बढ़ा। एक बावर्दी मुलाजम ने प्लेट में रखी हुई कैंची वहाब साहब के हाथ में थमाई और वहाब साहब ने इफ्तिताही फीता तलाश करके काट दिया। अखबारी रिपोर्टरों ने तस्वीरें ली और एक रिपोर्टर ने माइक आन के मुंह के करीब करके कहा, मोहतरम वहाब साहब, आपके तासरात। वहाब साहब संभले और फिर उन्होंने लरसती हुई आवाज में कहा, साहबो, मैं आंखों से माजूर इंसान हूँ, लेकिन दिल की रोशनी में मैं इन चमकते हुए चेहरों को देख रहा हूँ जिनके दम से इंसानियत का वजूद बाकी है। कौन कहता है कि इंसान मुफलस है? वो आज भी इंसानियत की दौलत से माला माल है। हाँ, गलत सोच, गलत ख्यालात, गलत रुझानात ने इंसानियत को बुरी तरह जख्मी कर दिया है, लेकिन कभी कभी ये जख्म इस तरह मंदमल होते हैं कि इनके निशानात तक बाकी नहीं रहते। मेरी दुआ है कि खुदा इंसानियत को जिंदा रखने वालों को जिंदा रखे ताकि उनके दम से बुझे चिराग जलते रहें और इंसानियत पर मुकम्मल तारीकी ना छा जाए। मेरी सारी दुआएं इस प्रोडक्शन के साथ हैं। लोगों ने फिर तालियां बजाईं। उसके बाद मेहमान दफ्तर की अजीम और शान इमारत देखने लगे। उनकी आंखें खुल गई थीं और समझने वालों ने उसकी हैसियत को खूब समझ लिया था। मेहमानों के बैठने का इंतजाम हाल में किया गया था जहां उनकी तवाज़े की जाने लगी, लेकिन अभी तक जहन साफ नहीं हुए थे। नूरी के जानने वाले अभी तक इंगश्ते बंदा थे। वो इस बात पर कैसे यकीन कर लेते कि एक एक्स्ट्रा गर्ल अचानक एक बहुत बड़ी फिल्म कंपनी की मालक बन गई। नूरी भी अब तक संभल गई थी। वो अब इन दोनों से पूरी तरह वाकिफ हो गई जो उसके लिए आसमान से उतरे थे। लोगों ने खाने के दौरान नूरी से कुछ बोलने की फरमाइश की। हाँ नूर, अपने मकासद के बारे में मेहमानों को बताओ, मैंने कहा और नूरी तैयार हो गई।
मेरी कंपनी, उसने झिझकती हुई आवाज में कहा, मुआशरे की सच्ची तस्वीरें पेश करेगी। हम ऐसी फिल्में बनाएंगे जो फलाही मकासद रखेंगी। हम जानते हैं कि फिल्म के थके हुए जहनों को उलझनों से निकालने का एक जरिया है। लोग मेहनत और मशक्कत करने के बाद ज़हनी शगुफ्तगी चाहते हैं, इसलिए वो सिनेमा हॉल में आते हैं। हम उनके जहनों पर जिनस और रोमान का बोझ नहीं ला देंगे। वो रोमान और जिन्स का जिंदगी से गहरा ताल्लुक है, लेकिन सड़कों और गलियों के रोमान हमारे मुआशरे से बहुत दूर की चीज़ें हैं। हमारा पाकीज़ा माहौल एक मसाली हसीयत रखता है। हम उन अमसाल को फिल्म का मौजू क्यों ना बनाएं? मैं नहीं कहती कि फिल्म में रोमान ना हो, लेकिन वो रोमान जो जिंदगी से करीब हो। हमारी लड़कियां सड़कों पर पर्स हलाती हुई आशिकों की तलाश में नहीं निकलती। हाँ, कच्चे जहन उन फिल्मों को देखकर इस अंदाज में भी सोच सकते हैं, और हमारी कोई गलती अगर एक भी जहन को भटकाने का जरिया बन जाए तो हम मुआशरे के बहुत बड़े मुजरिम हैं। रोमान पेश किया जाए, लेकिन उसी अंदाज में जो हमारे माहौल का खासा है। इसके अलावा जिंदगी के बेपनाह मसाइल हैं। अगर हम सुथरे अंदाज में वो मसाइल और उनका हल पेश करें तो लोगों को सोचने और अमल करने का मौका मिल सकता है। इस तरह अपनी तफरीह के औकात में वो ज़हनी शगुफ्तगी और अपने किसी मसले का हल पा लें तो मेरा ख्याल है फिल्म इंडस्ट्री भी मुआशरे की खिदमतगार की हैसियत से उभर सकती है। मसाह इंसानी फितरत के लिए अक्सीर की हैसियत रखता है। साफ सुथरा मज़ाह पेश करके होंठों पर मुस्कुराहटें जगाई जा सकती हैं। ये हमारी फिल्मों की अहम ज़रूरत है। ज़ाती तौर पर मैं साफ सुथरा मज़ाह पेश करने वालों की परस्तश करती हूँ, क्योंकि वे जहनों को उलझनों की दलदल से थोड़ी देर के लिए आज़ाद कर देते हैं। मैं कोशिश करूँगी जो कुछ कहा है वही करूँ। सस्ती किस्म की रोमानी फिल्में बनाकर मुआशरे की मुजरिम ना बनूं, ख्वाह उसके लिए कितनी ही जद्दोजहद क्यों ना करनी पड़े। इस साफ सुथरी तकरीर पर दर हकीकत खलूसे दिल से तालियां बजाने को दिल चाहा, और तालियों की आवाज़ें बहुत ज़ोरदार थीं। नूरी ने सर झुकाकर लोगों का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद मेहमानों को आज़ादी मिल गई। सब एक दूसरे से खुशगपियों में मसरूफ थे। अखबारी रिपोर्टरों ने फौरी से सवालात शुरू कर दिए। क्या आपने फिल्म के लिए कोई कहानी हस्क हासिल कर ली है मिस नूरी? मेरा नाम नूर निसा है, नूरी ने तसीह की। सॉरी, जी नहीं, अभी नहीं, लेकिन जाहिर है अब हमें कहानी की तलाश होगी। क्या कोई कहानी आपके जहन में है? किसी ने पूछा। कहानियों की कमी नहीं है, किसी भी ऐसे घर में झांक लें जहां चिराग में तेल ना हो, एक कहानी मिल जाएगी, नूरी ने जवाब दिया। क्या आप कम्युनिज्म का प्रचार करेंगी? मैं सिर्फ इंसानी अज़म की कायल हूँ, आप उसे कोई नाम दे लें। थोड़ा सा वक्त हमें भी दे दे नूरी, रोशीला ने उसका बाजू पकड़कर एक तरफ घसीटते हुए कहा, और नूरी उसके साथ आगे बढ़ गई। बै और तालूत उन दोनों से ज्यादा दूर नहीं थे। मैं भी एक सवाल करूं, रोशीला ने कहा। जरूर, नूरी मुस्कुराते हुए बोली। मैं इस काया पलट के बारे में जानना चाहती हूँ। मैं नहीं समझी। नूरी का चेहरा खुश्क हो गया। क्या राना साहब ने तुम्हें पसंद कर लिया? हाँ, नूरी ने सख्त लहजे में कहा। सेक्रेटरी भी तुमसे बहुत बेतकल्लुफ है। हाँ, नूरी फिर उसी अंदाज में बोली, गोया दोनों की मंजूर नजर हो। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। नूरी का सांस फूलने लगा था। गुमान भी नहीं था नूरी कि तुम इतनी तेज निकलोगी। कौन सा तरीका इस्तेमाल किया मेरी जान कि दोनों बीक वक्त लट्टू हो गए। तुम तरीके के बारे में जानना चाहती हो? हाँ, हमें भी तो बताओ। औरत तो वो हम भी हैं, और तुमसे किसी तरह कम भी नहीं, रोशीला फहश अंदाज में बोली। ये तरीका था। नूरी ने एक जोरदार थप्पड़ रोशीला के गाल पर रसीद किया। काफी जोरदार आवाज थी। लोग इस तरफ घूम गए। रोशीला का गाल सुर्ख हो गया था, और उसी वक्त तालूत ने जोर से तालियां बजाईं। लोग बेइख्तियार तालियां बजाने लगे, और मैं अपना कहका ना रोक सका। लेकिन लोगों को जल्द ही अपनी हमाकत का एहसास हुआ और तालियां रुक गईं। रोशीला खौनख्वार नजरों से नूरी को देख रही थी। मुझे एहसास हुआ कि वह नूरी पर झपटने वाली है, तो मैं फौरन उन दोनों के दरमियान आ गया। साहिबान, मेरा ख्याल है मिस नूर अपनी पहली फिल्म का नाम थप्पड़ रखना चाहती हैं। तालूत ने हाँक लगाई। गालबन उन्होंने इसका ऐलान किया है। कमीनी, कुतिया, एक्स्ट्रा,
मैं तेरा खून पी जाऊंगी। रोशीला नूरी पर झपटी, लेकिन तालूत ने उसके दोनों शाने पकड़ लिए थे और उसके साथ ही वो बोला, लेकिन मिस रोशीला बजिद हैं कि उसका नाम 1 लाख रखा जाए। क्या मैं लोगों को फिल्म 1 लाख की कहानी सुनाऊं? मिस रोशीला, ए तुम कैसा लोग है, मेहमान को बुलाकर बेइज्जती करता है। देख लो भाइयों, ये हम लोगों का इज्जत होता पड़ा है। सेठ रुई वाला ने भी एक नाम पेश किया है, 5 लाख। अब ये फैसला अभी मुश्किल है कि फिल्म का नाम मिस रोशीला के कहने से 1 लाख रखा जाए या रुई वाला के हुक्म पर 5 लाख। वैसे इन दोनों की कहानियां दिलचस्प हैं। क्यों रुई वाला, क्या मैं मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को सुना दूं? रुई वाला और रोशीला दोनों ढीले पड़ गए। रोशीला ने खूनी निगाहों से हम लोगों को देखा और फिर तेजी से एक तरफ मुड़ गई। ए मेरी कोका है, वो छोड़ता पड़ा है, मैं तेरे साथ चलने को मांगता मिस रोशीला। सेठ साहब रोशीला के पीछे लपके और तालूत ने फिर तालियां बजा दी। अब्दुल भाई, मैं और सफदर उसका साथ दे रहे थे। दूसरे लोग हैरान थे। बहरहाल तकरीब इख्तिताम पर ही थी। थोड़ी देर के बाद मेहमान रुखसत होने लगे। क्या मैंने गलत किया? नूरी ने लरजती हुई आवाज में कहा। बिल्कुल गलत, मैं तुमसे नाराज हूँ, तालूत ने कहा। ओह, नूरी की गर्दन झुक गई। ऐसे लोगों की सजा सिर्फ एक थप्पड़ नहीं होनी चाहिए। अब रोशीला के एक साइड थोपड़ा निकल आएगा और उसकी सारी स्क्रीन ब्यूटी खत्म हो जाएगी। तुम्हें चाहिए कि दूसरी तरफ भी फौरन ही थप्पड़ मार देती ताकि उसके पिचके हुए गाल उबर आते। किसी को रोजी का ख्याल रखना बहुत बड़ी नेकी है, तालूत ने कहा और नूरी चौंक कर उसे देखने लगी। फिर वो बेसाख्ता हंस पड़ी थी। तुमने रोशीला के गाल पर थप्पड़ लगाकर हमारी सारी मेहनत वसूल कर दी नूर, लुत्फ आ गया, तालूत ने कहा और नूरी मुस्कुरा दी। नूरी आर्ट्स प्रोडक्शन ने काम शुरू कर दिया। कहानियों के लिए अखबारात में इश्तहारात दिए गए और कुछ और लोगों ने भी मुलाजम रखा गया जो दफ्तरी कामों के लिए थे और हम लोग हस्बे मामूल तफरीहात में मशगूल हो गए। अब्दुल भाई हमारे मैनेजर थे। मजमूई तौर से वो बुरा आदमी नहीं था। माकूल तनख्वाह मिली तो वो पूरी तरह वफादार बन गया। वहाब साहब एक उम्दा अस्पताल में आंखों के ऑपरेशन के लिए दाखिल कर दिए गए। सफदर को एक आला दर्जे के स्कूल में दाखिल कर दिया गया। नूरी के लिए घर के कामों के अलावा कोई मशगला नहीं था, लेकिन घर के कामों के लिए बहुत से मुलाजम मौजूद थे, इसलिए वो अमूमन बेकार रहती। इस सिलसिले में एक दिन तालूत ने उससे बात की। मोहतरम नूर साहिबा, खादमों के अहदे का तयन नहीं किया गया। मैं नहीं समझी भैया, क्या हम खुद को मुलाजम समझें? कोई खास जरूरत तो नहीं है, नूरी ने मुस्कुराते हुए कहा। मुंह धो रखें, हम कोई मुलाजमत कबूल भी नहीं करेंगे। चुनाचा आप अपनी कंपनी आप खुद संभालें, रोजाना दफ्तर जाया करें। कहानियों के बारे में चंद खतूत आए हैं, कल से उनकी देखभाल करनी है। लेकिन भैया, आपकी मौजूदगी में ये मुनासिब होगा, हम हमेशा मौजूद नहीं रहेंगे। अगर तुम्हें ये कारोबार पसंद है तो संभालो, वरना कोई और कारोबार कर लें। आप शर्मिंदा कर रहे हैं भैया, मुझे हुक्म दे, मैं क्या करूं? कल से बाकायदा दफ्तर जाएं। आपकी कुर्सी पर आज तक हम लोगों ने बैठने की जुर्रात नहीं की। फिल्म शुरू करें, जल्दी से कहानी का इंतखाब करें। अब्दुल भाई अपनी प्रोडक्शन के जोहर दिखाने के लिए बेचैन हैं। ठीक है भैया, जो हुक्म, कल से मैं दफ्तर जाऊंगी। हाँ, प्रोप्राइटर साहब के लिए कार का बंदोबस्त भी कर दिया गया है और अब्दुल भाई से कह दिया गया है कि एक ड्राइवर के लिए इश्तहार दें। जी, नूरी ने आहिस्ता से कहा। बहरहाल दूसरे दिन नूरी ने दफ्तर जाना शुरू कर दिया। हमारी तफरीह के लिए दफ्तर ही काफ़ी था। दिन भर भांत भांत के लोग चक्कर लगाते रहते और तालूत उनसे खूब लुत्फ अंदोज होता। उसे इस लाइन में बहुत मज़ा आ रहा था और अक्सर वो कहता था, यार बाकी तो सब ठीक है, लेकिन अब तक कोई कायदे की लड़की नहीं मिली। मिल जाएगी, थोड़ा सब्र करो। और फिर एक दिन हमने कहानी के सिलेक्शन का प्रोग्राम बना लिया। चंद लोगों को जवाब भी दिए गए। बाहर बोर्ड लगा दिया गया कि जिन लोगों को बुलाया जाए वही आए, बाकी हजरात तकलीफ ना करें। चुनाचा आज मुसन्नफीन का दिन था और आने वाले फिल्म इंडस्ट्री के जाने पहचाने मुसन्नफ ही थे। हम चारों यानी मैं, तालूत, नूरी और अब्दुल भाई इंटरव्यू लेने के लिए तैयार बैठे थे। बाहर के कमरे में मुसन्नफीन हजरात तशरीफ रखते थे और उनके नामों की फहरिस्त हमारे सामने थी। अब्दुल भाई, मैंने अब्दुल भाई को मुखातब किया। हाँ गोलड भाई, क्या बोलता है? बोलो भाई।
जिन लोगों के नाम की ये फहरिस्त है, उनमें से किसी ने इससे पहले भी कोई फिल्म कहानी लिखी है? ये क्या बोलता गोलट भाई, हमने फालतू सब लोग छांटी किया। ऐसा लोग जिसने पहले कभी कोई फिल्मी कहानी नहीं लिखा, एक भी नहीं रहने दिया। ये सब वो लोग हैं जो एकदम हिट स्टोरी लिखता पड़ा, सब का सब एक नाम वाला लोग है। इन्हीं लोगों का स्टोरी पर फिल्म बनता पड़ा। मैंने चौंक कर अब्दुल भाई की शक्ल देखी। तालूत की पेशानी भी शिकन आलूद हो गई थी। तब मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा, अब्दुल भाई एक बात गौर से सुन लो। वो लोग जो फिल्में बना रहे हैं, फिल्में लिख रहे हैं, उनमें अदाकारी कर रहे हैं, उनमें से एक भी हमारे मेयार का नहीं। जैसी फिल्में वो लोग बना रहे हैं, हमें उनसे नफरत है। और फिर इन लोगों ने इस सनत पर कब्जा कर रखा है। नए जहन, नए चेहरे सिर्फ इसलिए पीछे जा पड़े हैं कि आप जैसे लोग उन्हें सामने नहीं आने देते। आप जानते हैं अब्दुल भाई, फिल्म बनाकर हम सिर्फ दौलत नहीं समेटना चाहते, हमारा मकसद कुछ और है। चुनाचा आप आइंदा ख्याल रहें, यहाँ आने वालों के साथ आम फिल्म कंपनियों का सा सलूक नहीं होना चाहिए। जो भी आए उसे हमारे पास ज़रूर भेजा जाए। अगर ज़्यादा लोग आ गए और वक़्त का मामला हुआ तो हम उन्हें फिर आने का वक़्त देंगे। ख्याल रखेंगे जी, अब्दुल भाई सर झुकाकर बोले। नहीं अब्दुल भाई, परेशानी की कोई बात नहीं, हमने अपना मकसद आपको बता दिया, बस आप आइंदा इस पर अमल करें। वैसे आप चाहें तो इन लोगों को भी तलब कर सकते हैं। शुक्रिया गोलट भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं तो हम साला शर्मिंदा होता। अब्दुल भाई ने फहरिस्त की एक कॉपी जो उनके सामने रखी हुई थी में नाम देकर घंटी बजाई। बाहर खड़ा हुआ उर्दली अंदर आ गया। खोंचान घोंची को बुलाओ, और उर्दली सर झुकाकर चला गया। ये कौन सी जुबान का राइटर है अब्दुल भाई? तालूत ने हैरत से पूछा। वो जी हमारी जुबान का है, इसका कई फिल्म हिट हुआ है। आपने ठटम खटोला नहीं देखी, वरना आप ये बात ना पूछते, अब्दुल भाई ने कहा। खटम खटोला? तालूत मेरी तरफ देखकर गर्दन हिलाने लगा। ये भी समझ में नहीं आया। बहुत बड़ा अदीब मालूम होता है राणा साहब। घोंचान घोंचकी खटम खटोला नहीं लिखेगा तो और क्या लिखेगा? अगर उसका नाम, उसका काम अवाम की समझ में आ जाए तो फिर मैं और उसमें क्या खूबी रह जाएगी। तहरीरी अदीब मालूम होता है। चंद लम्हात के बाद घोंचान घोंचकी अंदर आ गया। समझ में नहीं आया कि उसे घोंचान कहा जाए या घोंची। 4.5 फुट का कद, घुटनों तक लंबी शर्ट पहने जिस पर रॉक हेडसन और स्टैंड राडी की तस्वीर बनी हुई थी। काले रंग की पतलून पहने, पैरों में स्पंज की चप्पल, जिसामत के लिहाज से फैलाओ कुछ ज्यादा, बड़े खदो खाल, पेशानी नदारत, आंखों के ऊपर बेबी स्टाइल के कतरे हुए बाल पड़े थे और सर पर एक पूरा बियाबान नजर आ रहा था। एक हाथ में ब्रीफ केस, दूसरे हाथ में रूबन स्कॉच की छोटी बोतल पकड़े अंदर तशरीफ लाए। आते ही नूरी के सामने की कुर्सी घसीट कर बैठ गए। पहले ब्रीफ केस मेज पर रखा, फिर बोतल और मेज की सिता से सीना टिका कर नूरी की तरफ झुके। उसकी आंखों में देखते रहे और फिर एकदम पीछे हटे और स्कॉच की बोतल खोलकर 2 घूंट हल्क में उंडेल लिए। फिर बोतल का कारक लगाकर कलाई से होंठ साफ किए। मुझे और तालूत को उन्होंने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। अब्दुल भाई के वो किसी काबिल नहीं समझ रहे थे जो उनकी तरफ मतवज्जा होते। ले देख एक नूरी रह गई थी जिसे वो घूरे जा रहे थे। नूरी घबराकर हम दोनों को देखने लगी। पेशानी की चमक, घोंचान घोंची की आवाज उभरी, आबरू का खम, होंठों की मुस्कान, अंदाजे निशस्त, तेरे वकार, तेरे इज्जो जलाल की खबर दे रहा है ए हसीना। हम अहलो खुर मुस्तकबल के दरीचों में झांक लेते हैं और घोंचान पेशगोई करता है कि नूर आर्ट्स फिल्मस्तान की पेशानी का नूर बन जाएगा, लेकिन उसे गूंजस्तान का पसीना दरकार है तो हाजिर है तेरे लिए। और समझ ले कि घोंचान एक ऐसी कहानी तश्कील करेगा जो आफाकी होगी, लोगों पर सहर तारी कर देगी। मैं उससे बड़ा खराज तेरे हुस्न को नहीं पेश कर सकता। उन्होंने स्कॉच की बोतल उठाई और उसका कारक खोला, लेकिन अचानक बोतल उसके हाथ से निकल गई। घोंचान उसे लपकने के लिए बुरी तरह उठा था, लेकिन बोतल उसके सर पर मुअल्लक होकर ऊंधी हो गई और शराब घोंचान के घोंसे को तर करने लगी। घोंचान उछल उछल कर उसे पकड़ रहा था, लेकिन बोतल बाकायदा उससे मजाक कर रही थी। और फिर वह उस वक़्त उसके हाथ में ना आई जब तक खाली ना हो गई।
नूरी और अब्दुल भाई फटी फटी निगाहों से ये तमाशा देख रहे थे, लेकिन मैं समझ गया कि तालूत बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने गुफ्तगू करने की बजाय डायरेक्ट एक्शन ले लिया। ये क्या, घोंचान घोंच की सारी तरारी भूल गए। अचानक उनका ब्रीफ केस मेज से उछलकर दरवाजे की सिमत भागा। क्या ये भी गया? घोंचान उसके तरफ लपका, लेकिन खुद का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और ब्रीफ केस जोर घोड़े की तरह दौड़ता हुआ बाहर निकल गया। घोंचान घोंची भी उसके साथ ही निकल गए। अब्दुल भाई, तालूत ने आवाज दी, दूसरे को बुलाओ। लेकिन अब्दुल भाई मुंह खाली बैठा था। वो कभी दरवाजे की तरफ देखते, कभी हम लोगों की तरफ। उनकी शक्ल देखकर हंसी आ रही थी। ये सब क्या तमाशा था? बल आखिर नूरी ने कहा। कहानी निगार से ज्यादा वो कोई शोबदेबाज मालूम होता है। हमें मरूब करने की कोशिश करके चला गया, लेकिन हुलिया तो उसका ही खराब हुआ। अजीब शोबदा था। नूरी आहिस्ता से बोली, फिर आएगा दाद वसूल करने। शक्ल ही से कामबख्त जादूगर मालूम होता है। अब्दुल भाई कोई और है। खुदा कसम, हमारे को मालूम नहीं था। हमारे को मालूम नहीं था कि अपना घोंचान भाई इतना पहुंचा हुआ बुजुर्ग है। हमारे को आज तक नहीं मालूम था। अब तुम उसके मुरीद बन जाना। ये बताओ बाहर और कौन है? तालूत ने झल्लाए हुए अंदाज में कहा और अब्दुल भाई ने फिर घंटी बजा दी। उर्दली आया तो फहरिस्त का दूसरा नाम पढ़कर बोला, ए मनसी, फरिश्ता को भेज दो। मनसी फरिश्ता, तालूत गर्दन हिलाते हुए बोला, और मुंशी फरिश्ता और आ गए। नाम फरिश्ता था, शक्ल से शैतान नजर आ रहे थे। पूरा मुंह उगलदान बना हुआ था। दांतों को छालिया समझकर निगल चुके थे। सिर्फ उनके निशानात बाकी रह गए थे, जो गत्थे की कतरी हुई डलियां मालूम होते थे। कदीम तर्ज की शेरवानी और अलीगढ़ कट पंजामे में मलबूस। बगल में फाइल दबी हुई थी और चाल में बड़ी नजाकत और लचक थी। शर्माते हुए अंदर आए और झुककर कई सलाम कर डाले। अल्लाह अकबर, तालूत ने खासी जोरदार आवाज में कहा। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम हजूर राणा साहब। और वो दोनों हाथ जोड़कर मुसाफे के लिए लपके और फाइल बगल से निकलकर नीचे गिर पड़ी। मुसाफा भूलकर फाइल उठाने झपटे और उसे समेटने लगे, लेकिन शेरवानी की जेब से फाउंटीन पीन निकलकर नीचे गिर पड़ा। समात भी कमजोर थी, इसलिए अल्लाह अकबर को अस्सलाम वालेकुम समझे थे। इसीलिए जवाब देकर मुसाफे के लिए दौड़ पड़े। भला ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं जो सलाम में पहल करें? और फिर ना जाने किस तरह वो राणा साहब से वाकिफ भी हो गए थे। बहरहाल बेमुश्किल तमाम वो अपना सामान समेटने में कामयाब हुए। इस दौरान मुसाफा भी भूल चुके थे। फाइल समेटकर वो मेज के करीब आ खड़े हुए। तशरीफ रखिए, तालूत ने कहा। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं आपकी, मुंशी जी न्याजमंदी से बोले। सुबहान अल्लाह, मैंने कहा तशरीफ रखिए। इस बार तालूत ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। नूरी बेसाख्ता मुस्कुरा पड़ी। ओह नवाजिश। मुंशी फरिश्ता कुर्सी पर बैठ गए। मुंशी फरिश्ता, जरा ऊंचा सुनते हैं राणा जी, अब्दुल भाई बोले। फरमाइए मुंशी जी, क्या लाए हैं? इस बार मैंने ऊंची आवाज में कहा। बंदा परवरी है हजूर की, वरना खादम किस लायक है? क्या मुसीबत है? मैंने गर्दन हिलाते हुए अब्दुल भाई की तरफ देखा और अब्दुल भाई अपनी कुर्सी के पीछे से निकल आए। वो मुंशी के करीब झुककर बोले, ए मुंशी जी, क्या मगज फिर गया है तुम्हारा? है ए वो तुम्हारा सुनने वाला अला किधर है और कैसे बात करेगा तुम? मुंशी जी सवालिया अंदाज में अब्दुल भाई को देख रहे थे। फिर वो तालूत की तरफ झुककर राजदादा अंदाज में बोले, क्या कह रहे हैं अब्दुल भाई? और नूरी कह का हजम ना कर सकी और बुरी तरह हंस पड़ी। मैं और तालूत भी हंसी ना रोक सके। आला समात के बारे में पूछ रहे हैं, मैंने चीख कर कहा। मोहब्बत, मुंशी जी मुस्कुराकर बोले, मोहब्बत के बगैर कोई कहानी मुकम्मल नहीं होती। मेरी कहानी में मोहब्बत का समंदर मौजूद है, एक पाकीज़ा रोमान। वो कपड़े धोती थी। उसने दुनिया को बहुत नीचे करके देखा था। उसने सोचा भी नहीं था कि गांव का सबसे बड़ा जिम्मेदार, लाखों रुपए की जायदाद का मालिक सब कुछ उसके कदमों पर कुर्बान कर देगा। लेकिन मुआशरा उसे धोबन को कैसे कबूल कर सकता था? दर्जात की पाबंदियों ने दिलों के असूलों को कब तस्लीम किया है? अंधे समाज को क्या मालूम कि धड़कनें क्यों हम आहंग होती हैं, उनकी निगाहें दिलों के अंदर कब पहुंचती हैं। ए मुंशी जी, काय को मस्करी करता है? अब्दुल भाई दांत पीस कर चीखे। हसीन वाकयात पर मुश्तमिल पाकीज़ा कहानी है, मोहब्बत के जज्बात से मज़ीन।
दरी तुम उठो, इधर से चलो, अब्दुल भाई मुंशी जी का बाजू पकड़कर उठाते हुए बोले और मुंशी जी ने ताज्जुब से उन्हें देखा। चंद टुकड़े और हैं, उन्हें सुना दूं? अरे उठो बाबा, खुदा कसम, तुम और परेशान की तो हम तुम्हारे टुकड़े कर देंगे। अब्दुल भाई मुंशी जी को खींचकर उठाते हुए बोले और मुंशी जी खड़े हो गए। तो हजूर ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। मुंशी जी फिर मुसाफा करने लपके, लेकिन अब्दुल भाई ने उनकी कमर पकड़ ली। अब मुंशी जी मुसाफा करने के लिए जोर लगा रहे थे और अब्दुल भाई उन्हें बाहर निकालने के लिए पीछे से खींच रहे थे। जब दोनों में से कोई भी कामयाब ना हुआ तो मुंशी जी ने अब्दुल भाई की तरफ देखा। बड़े ज़रीफ़त तबाह हैं अब्दुल भाई, वो शर्माते हुए अंदाज में बोले। ए जरीफ का बच्चा, काय को हमारी इज्जत के पीछे पड़ गया, बाहर जाओ, खुदा के वास्ते बाहर जाओ। बल आखिर अब्दुल भाई मुंशी को फरिश्ता को बाहर खींचकर ले जाने में कामयाब हो गए। वो उन्हें दरवाजे के बाहर तक छोड़ कर आए थे। नूरी हंसते हंसते लोटपोट हो गई। मैं और तालूत भी बेतहाशा हंस पड़े थे। अब्दुल भाई, तालूत ने थके थके अंदाज में पुकारा। जी हजूर सरकार, इससे भी माकूल आदमी कोई और है? 2 आदमी और बैठे हैं हजूर, दोनों को एक साथ बुला लो, तालूत ने थके थके अंदाज में कहा। और अब्दुल भाई फिर बाहर निकल गया और फिर वो बाहर बैठे हुए दोनों आदमियों को साथ लेकर अंदर आ गए। उनमें से एक जनानी शक्ल लेकिन अच्छे तनोतोश का आदमी था, दूसरा दराज कद शरीरे बदन का एक खूबसूरत सा नौजवान था और उसे देखकर तालूत चौंक पड़ा। पहली बार एक माकूल शक्ल नजर आई। उसका लिबास भी सादा था, सफेद मामूली पतलून, सफेद कमीज, चेहरे पर भी सादगी। उम्र 28 साल से ज्यादा ना होगी। तशरीफ रखिए, तालूत ने दोनों को इशारा किया और फिर जनानी शक्ल वाले की तरफ मतवज्जा हुआ। आपका नाम? दिलावर, उसने भारी आवाज में जवाब दिया। इससे पहले किसी फिल्म में काम किया है? ओ नहीं जी, पर अपन फिल्मों में काम करने का बहुत शौक रखते हैं, अदाकारी भी जानते हैं, मार कई की फिल्मों के लिए बहुत फिट हैं, जोडो कराटे भी जानते हैं। खूब, तालूत मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन हमारी फिल्म मार कुटाई वाली नहीं, वो सोशल फिल्म है। अपन रोने पीटने में भी एक्सपर्ट है। अगर आप बोलो तो अदाकारी के जोहर दिखाएं, उसने कहा। दिखाइए, तालूत ने कहा और वो एकदम कुर्सी से उठ गया। उसके चेहरे के जाविये बदलने लगे, मुंह टेढ़ा हो गया और हिजरों के अंदाज में बोला, अगर यूं ही ठुकराना था तो मेरी जिंदगी में आई क्यों थी? बोलो, जवाब दो, मैं जिंदगी का बोझ लिए कहां कहां फिरूं? फिर उसने दूसरा एक्शन कहा और अकड़ कर कहा, चींटियों के पर निकल आए हैं, जा चला जा जवान, दिलावर के सामने आना लोहे के चने चबाना है, नहीं जाएगा तो ये ले। उसने जोड़ों के दाव दिखाने शुरू कर दिए। ई हा आ हा, उसने लपक कर कुर्सी पर बैठे हुए दूसरे नौजवान की गर्दन पकड़ ली और वो घबरा कर खड़ा हो गया। जोडो मास्टर ने उसका बाजू पकड़कर फेंकने की कोशिश की, लेकिन दूसरे नौजवान ने उसके मुंह पर हाथ रखकर एक जोरदार धक्का दिया और जोडो मास्टर चारों शाने चित गिर पड़ा। दूसरे लम्हे वो खड़ा हो गया। सॉरी मास्टर, अपन बड़क भी लगा सकता है, वो मुठियां भींचकर चीखा। खूब, ठीक है, काफी है, बस अब बाहर जाओ। अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो इत्तला दे दी जाएगी। तालूत ने दरवाजे की तरफ हाथ उठाकर कहा। ओके, थैंक यू, बस जरा ख्याल रखें, उसने नहायत शराफत से कहा और कपड़े झाड़ता हुआ बाहर चला गया। तब उन्होंने आखिरी हीरो की जानब देखा। आपका नाम? तालूत ने पूछा। जी, मुझे महमूद कहते हैं। अदाकारी का शौक कब से है आपको? तालूत ने पूछा। पैदाइश के फौरन बाद से भूखा था, माँ से दूध मांगने के लिए रोने की अदाकारी की और कामयाब रहा। उसके बाद जूं जूं जिंदगी की मनाजिल तय करता रहा, हकीकत पर लिबाते पड़ते गए और अदाकारी आती गई, क्योंकि इसके बगैर जिंदगी नामुकम्मल है, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तालीम याफ्ता मालूम होते हो? जी हाँ, BA तक पढ़ा है। खूब, क्या आपको यकीन है कि आप एक कामयाब अदाकार बन सकेंगे? जी नहीं। क्या मतलब? कामयाब अदाकार होता तो अब तक मुलाजमत मिल गई होती। मैं तो लोगों को अपनी परेशानी, अपनी ज़रूरत, अपनी काबिलियत का यकीन दिलाने में कमी कामयाब नहीं हुआ। खूब, फिर फिल्मी दुनिया में आपको कामयाबी का यकीन क्यों है? तालूत ने पूछा। मुझे यकीन नहीं है,
लेकिन कोशिश करने में हर्ज नहीं समझता। पुलिस ने मुझे बाकायदा ड्राइविंग लाइसेंस दिया है और उसके हसूल के लिए मैंने एक पैसा भी रिश्वत नहीं दी। इसके अलावा हर किस्म की ट्राई दे सकता हूँ। ईमानदारी से काम करूँगा। पेट्रोल चुराने की आदत कतई नहीं। जो भी तनख्वाह मिलेगी उस पर एतराज़ नहीं करूँगा। अगर इस मेयार पर पूरा ना उतरूँ तो आप मुझे अलग कर सकते हैं, महमूद ने कहा। क्या मतलब हुआ इस बात का? तालूत ने हैरत से बोला। हालात से आपकी गलतफहमी का अंदाजा हो गया, लेकिन मैं याद दिला दूं कि आपने ड्राइवर के लिए भी इश्तहार दिया है। अगर कोई खुश नसीब मुंतखब हो चुका है तो वक्त खराब करने की माफ़ी चाहता हूँ। अरे हम सब की ज़बान से बीक वक्त निकला। दर हकीकत हमने ड्राइवर की ज़रूरत का भी इश्तहार दिया था और अभी तक कोई ड्राइवर भी नहीं रखा था। तो आप हीरो बनने नहीं आए, तालूत बोला। कदम कदम पर जिंदगी से हारने वाले हीरो नहीं होते। मैं तो ड्राइवर हूँ साहब। सॉरी महमूद साहब, आपने देखा कि यहाँ बेशुमार हीरो आए थे। जी हाँ, और ख़तरा पैदा हो गया था कि कहीं वो जोडो मास्टर मेरी कमीज़ ना फाड़ दे। महमूद हंसते हुए बोला और नूरी भी बेसाख्ता हंस पड़ी। ठीक है महमूद साहब, आप अपना लाइसेंस दिखाइए। जी हाँ, महमूद ने अपने कागजात तालूत के सामने पेश कर दिए। क्या तनख्वाह कबूल करेंगे आप? कम भी होगी तो ले लूँगा। आपकी पसंद मुकद्दम होगी क्योंकि सख्त ज़रूरतमंद हूँ, उसने कहा। आपके वालिदैन हयात हैं क्या? खुदा की कसम से, खुदा के फजल से वालिदैन मौजूद हैं और एक छोटी बहन भी। कहाँ कयाम है? एक मामूली सी बस्ती में, लेकिन वक्त की पाबंदी का ख्याल रखूंगा, महमूद ने जवाब दिया। जो तनख्वाह हम देंगे उस पर एतराज़ तो नहीं करेंगे? कतई नहीं, वादा। जी हाँ वादा, महमूद ने जवाब दिया। तब आपकी मुलाजमत कल से शुरू। नूरनिसा खातून की इजाज़त से आपकी तनख्वाह फ़िलहाल 1000 रुपये माहवार मुकर्रर की गई है। आपके घर के दूसरे अखराजात बज़िमा कंपनी वादे की पाबंदी शर्त है। कंपनी आपके लिबास और दूसरे अखराजात की जिम्मेदार होगी। हाँ, एक रियायत आपसे तलब की जा सकती है। हुक्म, महमूद हैरत से बोला। 1000 उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। अगर जरूरत पड़ी तो आपसे दफ्तर का कुछ काम भी लिया जा सकता है। इस सिलसिले में 1000 अलग से, और हम अपने असूल के मुताबिक मुलाजमों को 2 माह की तनख्वाह बतौर डिपॉजिट या बतौर एडवांस अदा किया करते हैं ताकि मुलाजमत पक्की समझी जाए। महमूद की जुबान बंद हो गई। उसकी आंखें हैरत से फैली हुई थी। वो इस अंदाज में हम लोगों को देखने लगा जैसे समझ रहा हो कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं, और उसने बेमुश्किल तमाम ये सवाल कर ही दिया। क्या आप मजाक कर रहे हैं जनाब? क्यों, आपको इसमें मजाक की कौन सी बात नजर आई? मैंने सवाल किया। ड्राइवर की तनख्वाह 1000 और मैनेजर साहब, तालूत जोर से चीखा, इन साहब को एग्रीमेंट तैयार करा कर दे दो। हम इनसे 5 साल का एग्रीमेंट करने को तैयार हैं। जो हुक्म राणा साहब, अब्दुल भाई सेट से उठते हुए बोले। लेकिन जनाब, मेरा मतलब है, अगर आपको 1000 रुपये ज्यादा लग रहे हैं तो माफ कीजिए मिस्टर महमूद, इससे कम तनख्वाह पर हम आपको रखने के लिए तैयार नहीं। आपको पूरे 2000 रुपये माहवार लेने होंगे। बाकी अखराजात भी हमारी मर्जी के मुताबिक होंगे। दरअसल ये राणा साहब की परस्टेज का सवाल है। हमारे यहाँ काम करने वालों को भी मामूली नहीं होना चाहिए। बेहतर जनाब, मुझे कोई एतराज़ नहीं। बल आखिर महमूद ने एक गहरी सांस लेकर कहा। तब फिर हमारी तरफ से मुबारकबाद कबूल फरमाइए महमूद साहब, तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा और खड़े होकर महमूद से मुसाफा किया। फिर उसके लिए काफ़ी वगैरह मंगवाई गई और उसके साथ कुछ दूसरे लवाजमात भी थे। नूरी काफ़ी बनाने के लिए उठी थी, लेकिन महमूद जल्दी से खड़ा हो गया। मुझे इजाज़त दीजिए जनाब, काफ़ी मैं बना दूं। बुरी आदत है मिस्टर महमूद, ये लड़कियों का शौक छोड़ दीजिए, तालूत ने कहा और महमूद झींप गया। मेरा मतलब है, बास कहाँ तकलीफ करेंगी? इनका नाम बास नहीं नूर है। आप अज़राह एहतराम मिस नूर कह सकते हैं। वैसे काफ़ी बनाना लड़कियों का काम है और यहाँ इनके अलावा कोई लड़की नहीं, इसलिए ये काम यही करेंगी। क्यों नूर? यकीनन, नूर ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर उसने काफ़ी बनाकर सबसे पहले बड़े एहतराम से महमूद को पेश की, फिर दूसरे लोगों को, और फिर एक कप वो खुद लेकर बैठ गई।
महमूद किसी हद तक संभल गया। वो कॉफी का सिप लेते हुए बार बार इन लोगों की शक्लें देखने लगता। उसके होंठ इस अंदाज में खुलते जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, फिर बंद हो जाते। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं मिस्टर महमूद? तालूत ने पूछा। जी, उसने गहरी सांस ली। तो कहिए, क्या मुझे आपके बारे में कुछ कहने की इजाजत है? तौसीफी कलमात हैं। जी हाँ, महमूद मुस्कुराते हुए बोला। तब फिर उनकी तनख्वाह आपको अलग से कबूल करने पड़ेगी, तालूत धमकी देने वाले अंदाज में बोला और महमूद हंस पड़ा। उसके अंदाज में बेबसी, खुशी और हैरत शामिल थी। मिस्टर महमूद, आपको ड्राइवरों जैसी कोई हरकत करने की इजाजत नहीं। मसलन आप नूर के लिए कार का दरवाजा कभी नहीं खोलेंगे, क्योंकि उनके भी हाथ मौजूद हैं। ना हम लोगों के लिए कोई काम करने दौड़ेंगे। हम सब अपना अपना काम अंजाम देने के कायल हैं। जी, महमूद की आंखों में हल्की सी नमी आ गई, जिसे दूसरे लोगों ने महसूस कर लिया। इतनी देर में अब्दुल भाई आ गए। उन्होंने एग्रीमेंट और 2000 रुपए महमूद के हाथ में पकड़ा दिए। तब तालूत ने कोठी का पता देते हुए कहा, कल सुबह 9 बजे इस पते पर पहुंच जाएं। आप सिर्फ नूर को लेकर ऑफिस आएंगे और उसके बाद ऑफिस में बैठेंगे। बहुत बेहतर, महमूद ने भर्राई हुई आवाज में कहा। अब आप अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं, तालूत ने कहा और महमूद खड़ा हो गया। उसने सलाम किया और वापसी के लिए मुड़ गया। मिस्टर महमूद, तालूत अचानक बोला। जनाब, बद इखलाकी की इजाजत नहीं। आपको हमसे मुसाफा करके रुखसत होना चाहिए, उसने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। और महमूद ने झींपे हुए अंदाज में मुझसे, तालूत से और अब्दुल भाई से मुसाफा किया, नूरी को सलाम किया और बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद कई मिनट तक खामोशी रही। फिर तालूत ने मेरी तरफ देखा। क्या ख्याल है सलीम? बिल्कुल फिट, मैंने मुस्तअदी से कहा। नूर और अब्दुल भाई हमारे इन कोड्स वर्ड्स को नहीं समझ सके थे। Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly